यहाँ आज चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री बीए एंट्रेंस के लिए हिस्ट्री कैसे पढ़ें और हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री का वेटेज कितना रहता है बीए एंट्रेंस के लिए। पहली बात तो यह है कि एक तो अब देखेंगे आप, ये आपने पहले क्लासें ली है और तो उन्होंने समझा दिया होगा कि पहले 450 का क्वेश्चन पेपर आता था, जो 360 का कर दिया गया है। पहले वेटेज था जो जीके का वो 120 का था, 120 क्वेश्चन से आते थे, अब उसकी जगह 60 आने लगे हैं। और बीच में एक साल 30 क्वेश्चन का भी हो गया था, लेकिन उसको पैटर्न को फिर से बदल के 60 क्वेश्चन कर दिया गया है। जीके का हम किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देखेंगे, चाहे बीए का हो चाहे दूसरी किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, तो हिस्ट्री का पोर्शन हमेशा जीके में सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि हिस्ट्री एक लेंथी सिलेबस है, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन उठाने की कोशिश की जाती है। और बीए का जो ट्रेंड देखते हैं बीएचयू का, तो उसमें भी यही है। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें ये लास्ट के 2 साल का मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे। 2 से पहले देखने का उससे पहले तो 120 क्वेश्चन का मैटर आता था जीके का, तो उसमें हिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा रहता था। उसको हटा के मैंने लास्ट 2 साल का उठाया है कि हिस्ट्री का पिछले 2 साल में कितना हिस्ट्री से प्रश्न उठाया है और कितना पूछा जाता है। तो 2019 का देखेंगे तो 2019 में जीके के 30 ही सवाल पूछे गए थे। 2019 में इन्होंने एंट्रेंस का पैटर्न चेंज किया था, तो 30 में से 7 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री के थे। तो हिस्ट्री में भी 4 क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से पूछे थे, 3 क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री से, और मॉडर्न से 2019 के पेपर में कुछ भी नहीं आया था। ये एक बड़ी बात है कि नहीं आया था, क्योंकि जनरली यही होता है कि एंट्रेंस में मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा उठाए जाते हैं एंशियंट और मिडिवल के मुकाबले। और 2020 में हम देखेंगे लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर में 60 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि वो 30 को बढ़ा के 60 कर दिया गया था जीके का पोर्शन। और हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देख लीजिए, डबल से ज्यादा हो गया है। जहां पहले 7 पूछे गए थे, वहीं 60 में से 16 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए हैं। तो उसमें से एंशियंट से 3 आए हैं, मिडिवल से भी 3 आए, और मॉडर्न से 10 क्वेश्चन आए हैं। मॉडर्न से हमेशा क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मॉडर्न में नेशनल मूवमेंट का जो पोर्शन है, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा उठाने की कोशिश की जाती है। अब हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। क्योंकि हिस्ट्री को जब भी देखते हैं तो जितने लड़के होते हैं सब यही बोलते हैं कि समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें, पहले कौन सा पार्ट शुरू करें, बाद में कौन सा पार्ट शुरू करें। तो आज हम शुरू से समझेंगे कि हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं और कितना आसानी से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री का लेंथी सिलेबस है, लेकिन हम एंशियंट मतलब एनसीईआरटी को कवर करेंगे 12th तक को, क्योंकि 12th तक से ज्यादा एंट्रेंस में पूछा नहीं जाता है। तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि कितने भागों में हम डिवाइड करके उसको कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें मेजर पोर्शन है वो ये 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं हिस्ट्री को। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री है, और मिडिवल के बाद मॉडर्न हिस्ट्री है। हिंदी में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। भारतीय इतिहास को 3 ही भागों में डिवाइड किया जाता है, चाहे किसी भी लेवल पर देख लीजिए। वैसा नहीं है कि जब बीए करने लगेंगे या मास्टर्स करने लगेंगे तो उसको ज्यादा भागों में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि इसको 3 ही भागों में पढ़ा जाता है, और 3 के अंदर फिर हम डीपली चले जाते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहला आता है स्टोन एज, जिसको पाषाण काल कहा जाता है। स्टोन एज में हम देखते हैं कि स्टोन एज में वो पोर्शन आता है कि आदमी कैसे, मतलब कहा जाता है कि पहले चिंपैंजी था आदमी, तो चिंपैंजी से आदमी कैसे बना, और होमोसेपियंस जो आधुनिक प्रजाति जिसको बोला जाता है, वहां तक विकास कैसे हुआ, स्टोन एज में वो भी आ जाएगा। लेकिन उससे जुड़े क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे नहीं जाएंगे। एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भारत का जो इंडिया का जो पोर्शन रहेगा कि इंडिया में कौन कौन सी स्टोन एज की साइट्स मिली हैं, उनसे जुड़े पूछे जाएंगे। स्टोन एज इतना इंपॉर्टेंट एंट्रेंस को लेके है नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे खेती का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला था, सबसे पहले कहाँ आदमी की खोपड़ी मिली थी, आदमी का जीवाश्म सबसे पहले कहाँ मिला था, और यही आदमी सबसे पहले रहना कहाँ शुरू किया था, झोंपड़ी के साक्ष्य है या फिर आग का साक्ष्य है, सबसे पहले कहाँ मिला था। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। इसमें ज्यादा डीपली घुसने का मतलब नहीं है। इसमें जितने 2-3 क्वेश्चन होंगे वो आपको बाद में बता दिए जाएंगे। बाद में पोर्शन आता है सिंधु घाटी सभ्यता। स्टोन एज के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत एंशियंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में क्या कुछ मिला, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कुछ मिला। जैसे हम 12th का उठाएंगे हिस्ट्री का किताब, तो उसमें
पहला चैप्टर यही है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है। उसमें मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि इसमें सबसे पहले उसका साक्ष्य मिला था, स्नानागार का साक्ष्य मिला था, या फिर पोर्ट का साक्ष्य मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे पहले फैक्ट्रीज का साक्ष्य कहाँ मिलता है, ये सब उसमें पूछा जाएगा। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, मतलब जनरली जो नॉर्मल अपर क्वेश्चन रहते हैं वही उठाए जाएंगे जो 12th लेवल में हम पढ़ते हैं। 12th में किसी के पास यहाँ एंड रहा है 12th में हिस्ट्री? हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से हम बात कर रहे थे। इसमें यही क्वेश्चन आएंगे कि अगर किसी ने यहाँ जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं इनमें से किसी के पास अगर हिस्ट्री रही है तो उन लोगों को पता होगा कि 12th के जो सिलेबस है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कितना पोर्शन है और क्या क्या पूछा गया है। उससे ज्यादा कहीं आएगा नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ तक मुझे पता है शायद 12th की किताब से पहले कहीं पर देखने की बात करते हैं। 16 महाजन पदों में आपको 16 महाजन पद याद करने होंगे। 16 महाजन पदों में उनकी राजधानियां याद करनी होंगी कि 16 महाजन पदों की राजधानियां कौन सी थी, और जो 16 महाजन पद है उनमें से कौन सा महाजन पद कौन सा इलाका कवर करता था। जैसे हम मगध की बात करेंगे तो जो आधुनिक पटना और गया का जो पोर्शन है, मगध मतलब जो सबसे बड़ा महाजन पद माना जाता है मगध महाजन पद, तो मगध पटना और गया का जो इलाका था उस इलाके को मगध महाजन पद कहा जाता था। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि 16 महाजन पदों में कौन से महाजन पद में कौन सा एरिया आता था। और उस तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, बुद्ध कब पैदा हुए, बुद्ध का पिताजी का नाम क्या था, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, बुद्ध ने कब घर छोड़ा, जो घर छोड़ा उस प्रक्रिया को क्या कहा गया, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान की प्राप्ति को भी एक नाम दिया जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति को ये कहा जाता है, घर छोड़ने को ये कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उससे पहले उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। उस उपदेश में उनको 5 शिष्यों को उपदेश दिया था उन्होंने। तो 5 शिष्यों में सबसे पहले उन 5 शिष्यों में कौन थे, उन 5 शिष्यों के नाम क्या थे, वो उससे जुड़े सवाल ही आते हैं और आता नहीं है। और उसके बाद जैन धर्म में देखेंगे, जैन धर्म में भी यही है कि जैन धर्म में महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर महावीर थे। महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हुए, महावीर से पहले जैसे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो पार्श्वनाथ का क्या रोल था, पार्श्वनाथ का किस साइन से उनको दिखाया जाता है कि पार्श्वनाथ का ये साइन है, महावीर को किस जैन धर्म में संगतियां हुई थी। बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी और जैन धर्म में 2 संगतियां हुई थी। तो वो संगतियां कहाँ हुई, कब हुई, और उन संगतियों का अध्यक्षता किसने की थी, ये सब इससे जुड़े सवाल बनेंगे। इससे ज्यादा नहीं बनेगा, उससे ज्यादा आपको डीप बीए लेवल के नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में हम मौर्यन पीरियड में आते हैं। मौर्यन पीरियड में सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो अशोका का है। उससे पहले भी अशोका के पहले भी राजा रहे, उसके बाद भी रहे, लेकिन उनको उतना वेटेज नहीं दिया जाता है। किसी भी एंट्रेंस में आप एंट्रेंस पुराने सवाल उठाएंगे, जितने भी एंट्रेंस किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जनरली अशोका के ही बारे में पूछा जाता है। अशोका और उसका धम्म, अशोका का क्या रोल था और अशोका ने कैसे अहिंसा का रास्ता अपना लिया और धम्म का विकास किया, और धम्म ने कैसे रोल प्ले किया, इससे जुड़े सवाल आएंगे। इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद में गुप्त एम्पायर आता है। गुप्त काल में यह है कि गुप्त काल से चंद्रगुप्त के बारे में पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त के बाद में इस चंद्रगुप्त 2 हैं, एक मौर्यन पीरियड में भी चंद्रगुप्त है और एक गुप्ताज पीरियड में भी चंद्रगुप्त है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपको आगे की क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा कि दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। गुप्त काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और समुद्रगुप्त जब एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे तो एनसीईआरटी में भी 12th का जो किताब है उसमें गुप्तों के बारे में पूछा गया। गुप्तों के सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में लिखा गया है तो वो समुद्रगुप्त के बारे में ही लिखा गया है। समुद्रगुप्त से ही जुड़े सवाल आएंगे गुप्ताज पीरियड में। इसके अलावा भी जो भी आएंगे, जो भी सवाल बनेंगे, उनको आगे की क्लास में जैसे हम क्लास लेंगे इसको डिस्क्राइब करके जैसे भी पढ़ेंगे तो उसमें सारे आपको सवाल क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद में आता है मिडिवल इंडिया। हाँ, एंशिएंट में इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। एंशिएंट में जितना पोर्शन है यही है। एंशिएंट इससे भी ज्यादा डीप है। अगर हम घुसेंगे एंशिएंट में बहुत बढ़िया एंशिएंट का पार्ट। एंशिएंट के बाद में जो हर्ष वाला पीरियड आता है गुप्त के बाद में, उससे भी जुड़ा सवाल आ सकता है, लेकिन जनरली पूछा नहीं जाता है। अगर गुप्त एम्पायर के बाद जैसे हर्ष का काल आता है, हर्ष का राजवंश आता है, तो हर्ष के बारे में
बीए लेवल पे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्ष ने किताबें लिखी थी, उन किताबों का नाम क्या था। मैं इसमें भूल गया था, इसमें हम बता देंगे जैसे ही कि कैसे मतलब हर्ष की जो किताबें थी वो क्या थी। उसके बाद जो पोर्शन है वो है, उसके बाद जो पोर्शन है वो है मिडिवल इंडिया का। मिडिवल इंडिया में एंशियंट को एंशियंट में करके एंशियंट हर्ष का जो पीरियड है वहां तक एंशियंट हिस्ट्री रखा जाता है। एंशियंट के बाद में मिडिवल इंडिया का जो पीरियड है, मिडिवल मध्यकालीन भारत में, तो मध्यकालीन भारत में 700 से लेके औरंगजेब के मरने तक, औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, तो 700 से लेके 1707 तक जो का जो पीरियड है उसको मिडिवल इंडिया कहा जाता है। तो मिडिवल इंडिया में जनरली कंफ्यूजन ये होता है, जैसे इसमें आगे वाली स्लाइड है, इसमें ये है, जैसे हम बराबर में देखते हैं, जैसे अरब और तुर्कों का आक्रमण 1712 में, सबसे पहले 1707 में हुआ था, उसके बाद 1712 में हुआ था, गजनवी आया था, मोहम्मद गोरी आया था। तो उसमें दिल्ली सल्तनत फिर 1206 से शुरू होती है, 1206 से लेके दिल्ली सल्तनत का राज रहता है 1526 तक, जब तक बाबर नहीं आ जाता है। तो उसमें कंफ्यूजन ये रहता है सब लोगों को मिडिवल इंडिया में सबसे ज्यादा। ये तो आप बीए लेवल पे तो रहता ही रहता है, एमए में जो लड़के हैं उनको भी जनरली ये होता है, वो लोग इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य, जैसे ईट इसमें स्क्रीन पे सबसे लास्ट देखिए, इसमें आपको दिख रहा है बहमनी सल्तनत, और इसमें आपको एफ वाला पॉइंट है वो दिख रहा है विजयनगर साम्राज्य। तो लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अगर दिल्ली सल्तनत का राज था जब लोधी खिलजी तुगलक राज कर रहे थे, तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य बीच में कहां से आ गए। तो मिडिवल इंडिया में क्या होता है कि दो बराबर राज चलते हैं, जैसे एक नॉर्थ इंडिया में चलता है और साउथ इंडिया में चलता है। जब बाबर उनके टाइम में देखेंगे आगे मुगलों के टाइम में, तो मुगलों के टाइम में ये होता है कि मुगल पूरे साउथ इंडिया को जीत लेते हैं, और साउथ इंडिया का जो पोर्शन बचता भी है तो उसमें इतना कोई शक्तिशाली राज्य रहा नहीं जाता है, इतना कोई बड़े इतना प्रभावशाली राज्य कोई भी नहीं होता है जो मुगलों को टक्कर दे सके या फिर उनके बराबर खड़ा हो सके। तो इसलिए उनके टाइम में जो साउथ इंडिया का जो पोर्शन नहीं भी जीता गया था, तो उसको क्या होता है उतना कंसीडर नहीं किया जाता है, हिस्ट्री में कहीं भी उनका नाम नहीं आता है। दिल्ली सल्तनत के बराबर में दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है मध्य भारत के बाद, जैसे मध्य प्रदेश का जो इलाका है उसको मालवा बोला जाता है हिस्ट्री में। तो मालवा गुजरात के बाद में दिल्ली सल्तनत का राज नहीं था। दिल्ली सल्तनत साउथ में बराबर डायनेस्टी चलती थी, उनमें से बहमनी सल्तनत थी, और बहमनी और विजयनगर दोनों बराबर चलती थी। तो नॉर्थ इंडिया में इधर दिल्ली सल्तनत, इधर तुगलकों और लोदियों का राज था, और साउथ इंडिया में बहमनी था। बहमनी बाद में थोड़े टाइम बाद में आपस में बंट गया, तो उसके बाद में उसी बहमनी साम्राज्य की जो खंडहर था उसी पे विजयनगर साम्राज्य खड़ा हुआ। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये करना है कि ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत चलती है, और साउथ इंडिया में उसी के बराबर में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य चलता है। तो इनमें बहुत सी डेट होंगी जो मैच खाएंगी कि 1200 में, मतलब 1300 में ये साउथ में भी हुआ और इधर नॉर्थ में भी हुआ, इंडिया में दो चीजें कैसे हो सकती है। तो उसको ये कि नॉर्थ और साउथ में अलग अलग डायनेस्टी चलती थी, तो जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो उनमें से बहुत सी डेट्स होंगी जो मैच खाएंगी। किसी भी जो दिल्ली सल्तनत का जो राज था उस टाइम पे किसी भी राजा का एक छत्र राज नहीं हुआ था कि जिसने पूरे इंडिया को रूल किया हो। नॉर्थ इंडिया में अलग रूल हुआ था, अलग चलता था, और साउथ इंडिया का अलग चलता था, आपस में टक्कर भी हुई थी। इसमें अरबों और तुर्कों का आक्रमण आता है सबसे पहले मध्यकालीन भारत में। अरबों और तुर्कों के आक्रमण में ये देखते हैं कि इससे जैसे एक क्वेश्चन सबने सुना होगा कि गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया, सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ। तो यही जुड़े सवाल आएंगे जो सबने सुन रखे हैं। अरब और तुर्कों के आक्रमण में यही पूछेगा। तुर्क आक्रमण में हुआ था कि बाद में गोरी आता है, तो गोरी ने आक्रमण कब किया, गोरी का पहला तराइन का युद्ध कब हुआ, दूसरा तराइन का युद्ध कब हुआ। गोरी आता है 1100 के 11th सेंचुरी के 12th सेंचुरी के एंड में, 1191 और 1192 शायद, ऐसा कुछ है। तो उसी में पहला तराइन का युद्ध होता है जिसमें गोरी हार जाता है, और फिर दूसरा तराइन का युद्ध होता है जिसमें गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज को हरा देता है। तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, एक गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है हिंदी में। इनको गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो
पहले गुलाम वंश का जो राजा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो भी आया, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश ने राज किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का, जिसमें हम जैसे ऊपर देख रहे हो तुम लोग तुर्क आक्रमण, तो तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गोरी जो था वो तुर्क था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी जब मर गया तो सारी सत्ता उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गई। तो चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक उसका मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इसलिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो डायनेस्टी शुरू की, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब स्थापना की, तो उसको गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि वो गुलाम था। और गुलाम में एक अर्थ, गुलाम का ही एक सिनोनिम्स वो भी है, ममलूक भी है, तो इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है। तो इसका गुलाम वंश नाम पड़ने का कारण ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है। 1206 में स्लेव डायनेस्टी शुरू होती है, जिसका पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा बनता है तो ये दिल्ली सल्तनत नाम, अगर यहाँ थोड़ा सा हम इसको हटा के चलते हैं, क्योंकि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राज किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ना कि दिल्ली। उस दिल्ली लाहौर, जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में वो घोड़े से पोलो खेल रहा था, तो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद इल्तुतमिश बना था। तो इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया, और फिर वहां से दिल्ली में जो राज चला, लोधी वंश जहां तक बाबर आया तब तक, तो तब तक हमेशा राजधानी दिल्ली ही रही। तो इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी में, गुलाम वंश में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले वो आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली महिला सुल्तान थी, शायद उसके पहले कोई हुआ नहीं था, कोई भी महिला ने, किसी ने भी राज नहीं किया था हिंदुस्तान की गद्दी पे। तो उससे जुड़ा सवाल आ सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ा सवाल आ सकता है, इल्तुतमिश से जुड़ा भी सवाल आ सकता है, क्योंकि गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी तो लाहौर थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बना तो इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी। तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को ना मान के इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि वो राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया था। तो उसके बाद रजिया थी। रजिया के बाद में अगर एक दो तीन राजा और भी हुए थे, लेकिन उस वो कोई बीए के लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे। तो रजिया के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी में, वो बलबन है। बलबन को हम पढ़ेंगे, बलबन से जुड़े भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो गुलाम वंश में इतने ही आएंगे। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आता है। खिलजी में सबसे पद्मावत देखने के बाद तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो सबने सुन ही लिया है, तो सभी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। तो खिलजी वंश में हम अलाउद्दीन खिलजी को ही पढ़ेंगे, क्योंकि खिलजी वंश में तीन ही राजा हुए थे मेनली, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और एक और है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो इसमें मैन अलाउद्दीन खिलजी को ही पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल रहा था वो 1296 से लेकर 1316 तक रहा था। इसने लगभग 20 साल राज किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला राजा था जिसने नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया को जो डिवाइड कर दिया, विंध्याचल पर्वतमाला, तो उसको जिसने क्रॉस किया था वो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने साउथ इंडिया में एंट्री ली थी। क्योंकि उससे पहले जितने राजवंश थे या जितने राजवंशों के राजा थे वो सब ने इसी में राज किया था, नॉर्थ इंडिया में राज किया था, कोई साउथ में पहुंच नहीं पाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी में हम पद्मावत वाली जो कहानी है उसके बारे में भी देखेंगे कि वो कहानी कहाँ तक सच, मतलब इतिहासकार उसको मानते हैं, कहाँ तक गलत मानते हैं, ये मैं बताऊंगा चलते चलते आगे की क्लास में। और अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान है वो कैसे रहे, किन किन अभियानों के थ्रू उसने जीता, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को बहुत क्रूर शासक माना जाता है। और खिलजी वंश में देखेंगे तो एक यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और उसके बाद में तीसरा आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का राज रहा था 1320 से लेकर 1414 तक। सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश ही चला था। तुगलक वंश से ज्यादा राज किसी ने नहीं किया था दिल्ली की गद्दी पे। तुगलक वंश लगभग 94 ईयर इन लोगों ने मिलके, तीन गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इन तीनों ने मिलके, और उसके बाद में दो तीन राजा और हुए थे, लेकिन इन्होंने कुल मिला के 94 ईयर्स रूल किया था दिल्ली को, दिल्ली की गद्दी से इंडिया को।
तो तुगलक वंश में मेनली 3 है। गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहला, उसके बाद फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा राजा था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें, मतलब इतिहासकार कहते हैं कि उसमें पागलपन का थोड़ा अंश था, वो थोड़ा पागल था दिमाग से, ज्यादा दिमाग था नहीं उसमें, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करता था। तो इसमें सबसे मेन यही है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत कुछ सुधार किए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने, इससे पहले क्या होना था ना, जो जितना भी व्यापार होता था वो वस्तु के माध्यम से होता, जैसे आपने कुछ दिया, मैंने बदले में कोई चीज दी, तो इस हिसाब से मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उसने पहला था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था, मतलब जिसने कोइंस चलाए थे कि आज के बाद जो भी लेन देन होगा सारा जितना होगा वो कोइंस के माध्यम से होगा। लेकिन वो उसका बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ था, और उसके बाद में तुगलक वंश के डिक्लाइन में उस फेलियर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसने दिल्ली जो राजधानी थी, तो उस दिल्ली को बदल के राजधानी वो देवगिरी लेके गया था, जो साउथ में था। वो चाहता था कि मैं दिल्ली से ना करके देवगिरी से राज करूंगा, लेकिन वो भी फिर उसका जो आइडिया था वो फेल हो गया। वो वहां से उसने दिल्ली में कुछ भी नहीं छोड़ा। कहा जाता, मतलब हिस्ट्री की किताबों में या फिर इतिहासकार ये कहते हैं कि दिल्ली के बारे में, जब उसने दिल्ली से देवगिरी लेके गया तो उसने दिल्ली को फिर एक बार देखा, अपने सैनिकों को बोला कि दिल्ली को जाके एक बार देखो कि वहाँ कौन बचा है। तो कहते हैं कि वहाँ एक लंगड़ा और एक बिल्ली बची थी और कोई नहीं बचा था। वहां से लेके वो देवगिरी लेके गया अपनी राजधानी को, लेकिन देवगिरी में उसका वो भी फेलियर साबित होता है। फिर वो देवगिरी से फिर दिल्ली आता है। तो उसके बाद ये एक कोइंस वाला जो इसने मुद्रा चलाई थी लेन देन के लिए, वो और ये राजधानी बदलना, दोनों फेलियर साबित होते हैं और फिर तुरंत डिक्लाइन शुरू हो जाता है तुगलक वंश का। उसके बाद आता है लोधी। हाँ, लोधी में 3 आते हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी को हम नहीं पढ़ेंगे, बहलोल लोधी में उतना कुछ खास है नहीं। सिकंदर लोधी को पढ़ेंगे, क्योंकि लोधी वंश में सिकंदर लोधी सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और उसने बहुत से परिवर्तन किए थे, बहुत सी चीजें नई बनाई थी, नई चीजों को शुरू किया था। तो वो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और सिकंदर लोधी के बाद राजा बना था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने इतना कुछ खास नहीं किया था, लेकिन इब्राहिम लोधी का इसलिए हर जगह जिक्र आता है क्योंकि हम देखते हैं कि बाबर ने आके इब्राहिम लोधी को हराया था पानीपत के युद्ध में, तो सबसे पहले यही आता है। तो इसके कारण, बाबर आने के कारण, बाबर के साथ युद्ध हुआ, इब्राहिम लोधी दिल्ली हार गया, और उस दिन से जो दिल्ली सल्तनत थी उसका अंत हो गया और फिर मुगल साम्राज्य नया खड़ा हुआ। तो इसलिए अंतिम राजा होने के कारण इसको ज्यादा पढ़ा जाता है। इससे जुड़ा सवाल भी आता है, क्योंकि इब्राहिम लोधी और बाबर की टक्कर के बाद इब्राहिम लोधी की हार हुई और लोधी खत्म हो गए। इनके साथ साथ तीसरा पॉइंट, जैसे आप सब लोग देख रहे हैं, सी में सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट। सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट में, सूफी में ये जो हुए थे निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, और भक्ति मूवमेंट में जैसे कबीर थे, तुलसीदास थे, शंकराचार्य थे, रामदास थे। इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसके साथ साथ ये मूवमेंट ये बराबर में चला था। ये जैसे दिखा रहा है कि बी के बाद सी, इस हिसाब से नहीं चला था कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट फिर शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत में साथ साथ दिल्ली सल्तनत, ये डायनेस्टी चलना एक अलग पहलू है, और समाज के अंदर सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट जो चल रहा था वो एक अलग पहलू है। ये उसी टाइम पीरियड के दौरान हुआ था जो दिल्ली सल्तनत का था। उस टाइम ये हो गया था कि काफी ये हो गया, समाज में बहुत सारी अंधविश्वास थे जिनको लोग टाइम से चले आ रहे थे। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट ने उनको खत्म करने का प्रयास किया था कि कैसे हम समाज में सुधार कर सकते हैं और कैसे एक नया समाज बना सकते हैं। तो सूफी मूवमेंट में निजामुद्दीन औलिया को पढ़ेंगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़ेंगे कि इनकी दरगाह कहाँ है, ये कब आए और कौन से राजा से जुड़े थे। अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे, अमीर खुसरो से जुड़ा सवाल आ सकता है। अमीर खुसरो ने किताब लिखी थी। अमीर खुसरो बदायूं में पैदा हुए थे, यूपी में बदायूं है, वहां पे अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। वो बहुत बड़े वो थे, हिंदुस्तान की, मतलब हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान की धरती से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार था, इसीलिए उनको तूतीय हिंद कहा जाता है। और उसके बाद हम सिख धर्म पढ़ेंगे।
सूफी मूवमेंट और जो भक्ति मूवमेंट था वो जैसे बिहार यूपी का जो पार्ट है उसमें ज्यादा रोल प्ले कर रहा था, और सूफी मूवमेंट ने थोड़ा वेस्टर्न इंडिया पे, जैसे जो पंजाब का जो इलाका है, मतलब आज का पंजाब और पाकिस्तान का जो पंजाब है, जो हमारे पंजाब के टच में जो पाकिस्तान का जो ईस्ट वाला इलाका है उसको भी पंजाब कहा जाता है, तो उस वाले भाव ज्यादा नहीं था, सूफी मूवमेंट का वहां ज्यादा था, क्योंकि जितने आक्रमण हुए थे वो तो सारे पंजाब के रास्ते से ही हुए थे, और सूफी जो आए थे वो भी जिन जैसे गजनवी के साथ जितने आए, या फिर उसके बाद गोरी के साथ जो लोग आए, चिश्ती जो था वो आया, तो वो उसी रास्ते से आए, तो उस रास्ते के कारण उस रास्ते मतलब वहां के जो लोग थे वो मतलब खैबर दर्रे को पार करते ही यही पंजाब वाला प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस पड़ता था, पंजाब इलाके में बस गए, वहां से उन्होंने इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, तो उस इलाके में प्रभाव रहा, उसी इलाके में सिखिज्म शुरू हुआ पंजाब में ही। पर सिखिज्म को शुरू किया था गुरु नानक ने। गुरु नानक का जन्म हुआ था आधुनिक मतलब अभी का जो पाकिस्तान है वहां पे, उसमें एक जगह है, जगह याद नहीं आ रही है क्योंकि अभी जो एक वो भी शुरू किया है इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर से, मतलब जो गुरु नानक का जो जन्म स्थली है जहाँ पे उनका गुरुद्वारा बना है, वहां से करतार साहिब वो जो बना है, रास्ता बना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो शुरू किया है। अब जगह मेरे को याद नहीं आ रही। सिखिज्म में गुरु नानक हुए, गुरु नानक के बाद में उनके जो थे शिष्य थे गुरु अंगद हुए, गुरु अंगद के बाद में अमरदास, रामदास, ऐसे करके सिखिज्म में 10 सिख गुरु हुए थे, और 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने उन्होंने कह दिया 10वें सिख जैसे ही हुए तो वो बोले कि मतलब मेरे बाद में ये जो परंपरा है ये जारी नहीं रहेगी, मैं अंतिम गुरु रहूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई सिख गुरु नहीं हुआ था, उन 10 जो सिख गुरु हुए थे उन्हीं को माना जाता है। तो गुरु नानक ने कहाँ से शुरू किया, कैसे सिखिज्म बना? गुरु गोविंद सिंह ने उसको पहले सिखिज्म जो था वो सूफी और भक्ति मूवमेंट की तरह बहुत शांत ऐसा था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के आने के बाद सिखिज्म को उन्होंने लड़ाकू कौम बना दिया कि हम लड़ेंगे, और जैसे पहले अभी जब देखते हैं कि वो बाल रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं, ये सिखिज्म जब शुरू हुआ था, गुरु नानक जब आए थे तो ये चीज उन्होंने कभी वो ऐड नहीं की थी। शुरुआत के 3-4 मतलब जो गुरु हुए थे उन्होंने भी नहीं की थी, उसके बाद ये ऐड हुआ था। गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह ये थे, इन्होंने इसको जोड़ा था सिखिज्म के साथ में, और सिखों को लड़ाकू लोगों में बदला था कि हम लड़ने वाले लोग हैं। तो वो कैसे बना और किसने ये सब शुरू किया वो पढ़ेंगे। उसके बाद बहमनी साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य को मैं बता रहा था कि दिल्ली सल्तनत के बराबर में जो साउथ इंडिया है उसमें दिल्ली बहमनी सल्तनत खड़ी हुई थी। एक बहमन शाह नाम का राजा था जिसने बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। तुगलक वंश में जब मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी से वापस दिल्ली चला जाता है राजधानी बना के, और उसको जो मुद्रा चलाने की जो योजना थी वो फेल हो जाती है, तो वो कमजोर पड़ जाता है उसका राज्य मतलब स्टेट जो होता है, जो वो कमजोर पड़ते ही साउथ में बहमनी सल्तनत खड़ी होती है। बहमन शाह इसको स्थापित करता है, और बहमनी साम्राज्य के बाद में एक उसके बराबर में साउथ में विजयनगर साम्राज्य भी खड़ा होता है। विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का को पढ़ते हैं जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में यही पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की नींव कब पड़ी, और उसके बाद कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का राजा था, उसके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत बड़े राजा थे, तो उनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। और एक सवाल जो अभी के लिए पूछा जाता है, जैसे अभी साउथ में एक जगह है उसका नाम हम्पी है, तो ये सवाल पूछा जाता है जैसे कि जो आज का जो हम्पी है वो किस साम्राज्य का अंश है। तो विजयनगर साम्राज्य जब उजड़ गया, कुछ रहा नहीं वहां पे, तो उसी के अवशेष सब हम्पी में बचे हैं, ये सवाल पूछा है। और उसके बाद में आता है मुगल एम्पायर। इब्राहिम लोदी को हरा देता है बाबर 1526 में। 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, बाबर राजा बनता है, और बाबर 1526 से लेकर 1530 तक राजा रहता है। 1530 में बाबर की आगरा में मौत हो जाती है, और उसकी आगरा में मौत होने के बाद उसकी जो कब्र होती है वो उसको दफनाया जाता है एक बार आगरा में, उसके बाद उसको लाहौर ले जाकर दफनाया जाता है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं बैठता है। बाबर जब मरा तो बाबर ने हुमायूं को कहा कि बाबर के 3 बेटे थे, एक का नाम हुमायूं था, एक का नाम कामबख्श था, और एक का नाम आजम था।
तो ये कहा था कि बाबर ने कि तुम तीनों आपस में, जो पूरा राज्य है उसको तीनों आपस में 3 बराबर भागों में बांट लो। तो हुमायूं 3 बराबर भागों में बांट लेता है, और फिर ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जब एक स्टेट 3 भागों में बंट जाएगा तो उसे कोई भी दूसरा जो बड़ा स्टेट होगा, जैसे बहमनी साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य था, जब इतना बड़ा स्टेट आप पे आक्रमण करेगा तो आपके राज्य को कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आप पहले एक थे, तो यूनिटी नहीं रही, आप 3 भागों में डिवाइड हो गए तो आपको कुचलना आसान हो जाता है। और यही हुमायूं के साथ हुआ था, वो 3 भागों में बांटता है, राज्य कमजोर पड़ता है और शेरशाह सूरी आता है। शेरशाह सूरी बिहार में, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी के पिता पापा जो थे वो जागीरदार का काम करते थे, मतलब जो टैक्स होता था उसको कलेक्ट करते थे किसानों से। तो उसके बाद वो हुमायूं, शेरशाह सूरी के जब पिताजी वो बंद कर देते हैं तो शेरशाह सूरी के हाथ में आ जाता है टैक्स कलेक्ट करने का काम। धीरे धीरे वो खुद को वहां के बिहार के जो सूबेदार था उसका खास बनता है। धीरे धीरे वो बढ़ते 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 इतने दम पे पहुंच जाता है, इतनी खुद की शक्ति बना लेता है कि वो हुमायूं को टक्कर देता है। और शेरशाह सूरी दिल्ली पे आक्रमण करता है, हुमायूं हारता है, और हुमायूं को दिल्ली से भगा दिया जाता है। हुमायूं दिल्ली से भागने के बाद ईरान के जो एक शाह था उसके पास जाता है, उसके पास शरण लेता है। दिल्ली पे फिर शेरशाह सूरी का राज होता है, शेर सूरवंश जिसको कहते हैं, सूरवंश का राज शुरू होता है। लेकिन शेरशाह सूरी एक ही राजा था सूरवंश में, जिसने जो एक अच्छा राजा था। उसके बाद जितने उसके उत्तराधिकारी हुए, जितने उसके बेटे हुए, उनके बेटे हुए, कोई उतना अच्छा राजा हुआ नहीं, उतना शक्तिशाली राजा हुआ नहीं कि वो दिल्ली सल्तनत को कायम रख सके। तो शेरशाह सूरी के बाद उसका राज्य शेरशाह दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर होने के बाद हुमायूं फिर से आता है, और शेरशाह सूरी के जो बेटा होता है उसको, बेटे का जो बेटा होता है उसको हराता है और दिल्ली सल्तनत पर राज कायम कर लेता है। और उस टाइम भी हुमायूं दोबारा राज करता है तो उसका राज्य इतना शक्तिशाली होता नहीं है, क्योंकि वो 15 साल बाहर रहा होता है, 15 साल दिल्ली से दूर रहा, उसके पास कुछ रहा नहीं। मतलब वो एक राजा से फकीर बन गया और फकीर से फिर राजा बनता है। उसके बाद में इसका एक हेमू का नाम सुना होगा। हेमू जो था वो शेरशाह सूरी के जो राजवंश चला था उसमें इस्माइल खान था कि ऐसा कोई राजा था, मुझे फिर से नाम याद नहीं है, जो उसका एक सेनापति था उसकी सेना का। तो हेमू दिल्ली पे आक्रमण करता है, और ये पानीपत का तीसरा युद्ध बोला जाता है इसको। तो इसमें पानीपत का दूसरा युद्ध, सॉरी। तो इसमें फिर ये होता है कि अकबर की जो सेना होती है उसको लीड कर रहा होता है, उसका एक मैं नाम भूल रहा हूँ, 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि कौन था वो। बैरम खान, अकबर का सेनापति बैरम खान होता है, और जो इस्माइल खान होता है उसका सेनापति हेमू होता है। तो इनकी आपस में लड़ाई होती है। ये पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में, 1556 में होता है। तो इसमें पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू जीतने ही वाला होता है। कहा जाता है कि हेमू, मतलब इतिहासकार कहते हैं कि हेमू जीतने ही वाला था। मतलब अकबर की जो सेना थी बैरम खान की लीडरशिप में, तो वो बिखर जाती है पूरी की पूरी, वो हारने की कगार पे होती है कि हेमू की आंख में तीर लग जाता है और हेमू मर जाता है। और हेमू के हाथी से गिरते ही उसकी सेना तितर बितर हो जाती है, और अकबर फिर से दिल्ली का राजा बनता है। और अकबर जब हेमू और अकबर का युद्ध हुआ था तो अकबर मात्र 14 साल का था, और उसको लीड किया था बैरम खान ने। बैरम खान इसका संरक्षक था। और अकबर जब तक 14 साल से लेकर 18 साल 19 साल का जब तक बड़ा नहीं हो जाता है, समझदार नहीं हो जाता है, तो जितना राज्य होता है वो बैरम खान के ही अधीन रहता है, बैरम खान ही उसकी देखरेख करता है। जब अकबर बड़ा होता है तो अकबर को लगता है कि मतलब बैरम खान के हाथ में सारा राज्य है, बैरम खान जो करता है वही होता है। तो वो बैरम खान को जाने के लिए कह देता है, मक्का जाने के लिए कह देता है, और अपने हाथ में राज ले लेता है। इसी टाइम पे एक बीच में सीरियल आया था एकता कपूर का, अकबर करके, जोधा अकबर करके। जोधा अकबर जिसने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा है, उसमें काफी कुछ गलत दिखाया गया, लेकिन उसमें देखा होगा कि महामनंगा सीरियल में एक महामनंगा नाम का कैरेक्टर होता है। महामनंगा जो थी वो इसकी
अकबर की जो थी, अकबर की सौतेली माँ थी कि ऐसा कुछ था, तो वो उसके हाथ में काफी, मतलब उसका एक बेटा होता है आजम खान। आजम खान जब गुजरात पे आक्रमण करता है तो वो जितना लूटा हुआ माल होता है वो अकबर को नहीं देता है, तो अकबर उसको किले से फेंक के मरवा देता है आजम खान को। और वो महामनंगा का बेटा होता है। तो अकबर पे महामनंगा और आजम खान का जो 2 साल का प्रभाव रहता है, उस 2 साल के प्रभाव को पेटीकोट सरकार कहते हैं हिस्ट्री में, कि इस टाइम अकबर की नहीं चलती थी और अकबर का जो जो लोग थे अकबर के साथ रहने वाले, राज पर उनका प्रभाव था। उसके बाद में अकबर जैसे ही बड़ा होता है, अकबर को महान अकबर कहा जाने लगा है। उसने ऐसा राज किया भी कि उसको महान कहा जाए। अकबर का जो राज था वो 1542 से लेकर 1605 तक, मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। 1542 से 1605 हो गया लगभग 63 ईयर। 63 साल राज करना बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी एक राजा राज करता है। तो उसके बाद में अकबर पूरे हिंदुस्तान को जीतना शुरू करता है। उसके बाद में जितने भी अभियान होंगे उनको नहीं पूछा जाएगा कि अकबर ने कौन सा अभियान कहाँ किया, किसके साथ किया, किसके साथ युद्ध लड़ा, किसके साथ नहीं लड़ा। उसका एक अभियान है जो पूछा जाता है, वो है कि अकबर महाराणा प्रताप के साथ जो लड़ाई हुई थी अकबर की, उसको पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का जो सेनापति था वो कौन था, और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो कौन था, और आखिर में किसकी जीत होती है, ये पूछा जाएगा। ये सबसे ज्यादा मतलब उठाया जाने वाला सवाल है हर पेपर में, महाराणा प्रताप और अकबर से जुड़ा हुआ। तो ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जहांगीर आता है। जहांगीर अकबर के राज्य को होता है, उसको अच्छे से संभालता है। और जहांगीर की काल में जो था वो पेंटिंग्स वाला जो था, जितनी चित्रकला थी, लिटरेचर था, उसको काफी बढ़ावा मिला था। जो संगीत था उसको भी जहांगीर इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जहांगीर के बारे में लगभग लगभग यही पढ़ेंगे हम, क्योंकि जहांगीर ने बाकी कोई बड़ा अभियान किया नहीं था जिसके बारे में पूछा जाए सवाल। उसके बाद में आता है शाहजहां। शाहजहां का तो ताजमहल है, तो वही पूछे। मुमताज के बारे में पूछ सकता है, उसकी माँ मुमताज कहाँ, मतलब उसकी माँ के बारे में असमत बेगम थी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके जो उसका भाई था उसके बारे में पूछा जा सकता है। नॉर्मल सवाल जो बनते हैं जो एनसीईआरटी की किताब में उसको हम कवर कर लेंगे। और शाहजहां के बाद औरंगजेब है। औरंगजेब क्वेश्चन पूछने के लिए मतलब बहुत मैन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। औरंगजेब के बारे में कोई इसे हीरो बताते हैं, कोई इसे विलन बताते हैं। इसकी चर्चा करते हैं। औरंगजेब से जितने जुड़े सवाल होंगे वो देख लेंगे कि औरंगजेब ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। और औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने कैसा राज किया कि डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर का। जो मुगल एम्पायर 1526 से लेके अभी 1700 तक चला आ रहा था, वो 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद में कैसे एकदम से खत्म हो जाता है। उसका कोई उसके बाद ऐसा राजा नहीं आता जो मतलब जिसका मतलब जिस राजा का पूरे हिंदुस्तान के मन में खौफ रहे कि वो दिल्ली का राजा है। क्योंकि औरंगजेब के बाद ऐसा कोई राजा आता नहीं है कि दिल्ली का खौफ लोगों पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो जाता है। और उसी खौफ खत्म होने के साथ मराठा साम्राज्य शुरू होता है। मराठा साम्राज्य शिवाजी के बाद संभाजी, शिवाजी, उसके बाद जो बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी जिसमें बाजीराव प्रथम का रोल प्ले करता है रणवीर सिंह, वो मुगलों के खिलाफ लड़े थे। वो कहते हैं यहाँ से अटक तक मराठा साम्राज्य की भगवा झंडा फहराएंगे। अटक पंजाब में पड़ता है, और वही जो नारा था इनका अटक में पंजाब में झंडा फहराने वाला, वही नारा इनके मराठाओं के भी डिक्लाइन का कारण बनता है कि कैसे उनकी महत्वाकांक्षा अटक तक थी, और वो अटक जीतने की चाहत में कैसा जो अब्दाली के साथ युद्ध हुआ था, अब्दाली के साथ युद्ध में हारते हैं, और वो महत्वाकांक्षा होती है जो इनका डिक्लाइन का कारण बन जाती है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन है मॉडर्न इंडिया का। मॉडर्न इंडिया में हम डिक्लाइन ऑफ मुगल्स पढ़ेंगे कि औरंगजेब के बाद में कैसे मुगलों का राज खत्म हो गया था, और जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जैसे भरतपुर में जाट साम्राज्य है, सतनामियों का जो था, राजपूत कैसे मुगलों से बंट गए और कैसे खड़े हुए, मराठा कैसे हुए, मराठों का कैसे उदय हुआ, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में मॉडर्न इंडिया में जो सवाल यूरोपियन कंपनियों के बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई, सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली आए कि अंग्रेज आए कि डच आए कि डेन आए, इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, वो भी हम कवर करेंगे। पढ़ेंगे कि इनका आगमन कैसे हुआ, इन्होंने कहाँ से शुरू किया,
इसमें जो यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन, यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया जब पढ़ेंगे तो उसमें कैसे हम बंगाल से शुरू करेंगे इसको पढ़ना, कि कैसे प्लासी के युद्ध सिराजुद्दौला हारता है, और प्लासी के युद्ध के बाद हारने के बाद में यूरोपियन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है कैसे बंगाल में अपना प्रभाव जमा लेती है, और फिर बंगाल से शुरू करके वो पूरे हिंदुस्तान को कैसे समेट लेती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, प्लासी हार जाता है सिराजुद्दौला। उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1757 ने तो अंग्रेजों ने जीता था, लेकिन ये नहीं था कि अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज करेंगे। लेकिन 1764 में 1764 में जो बक्सर की बैटल हुई थी, तो उसमें उसको जीतने के बाद ये तय हो गया था कि आगे आने वाले कई सालों तक अंग्रेज ही राज करेंगे हिंदुस्तान में। तो वो कैसे हुआ, प्लासी क्यों हारा सिराजुद्दौला, बक्सर क्यों हारा और कब हारा, ये सब हम आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में है एजुकेशन एंड जर्नलिज्म इन ब्रिटिश इंडिया। इस बार का जो मैं एंट्रेंस देख रहा था, इसमें सवाल आए थे पत्रकारिता से, कि पत्र कौन सा शुरू हुआ था। एक लोक हितवादी पूछा था कि लोक हितवादी कौन थे, गोपाल हरि देशमुख का क्वेश्चन था। वो भी इसमें पूछेंगे कि उन्होंने कौन सा अखबार शुरू किया, सबसे पहला अखबार कौन सा शुरू हुआ, और कौन सा अखबार देश का समर्थक था, कौन सा अखबार जो था वो अंग्रेजों का समर्थक था, कौन से अखबार ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में आग में घी डालने का काम किया, और कौन सा जो हमेशा अंग्रेजों का चाटुकार बना रहा, कौन सा था जिसने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब आया था 1878 में, तो कौन सा अखबार था जिसने वो रातों रात पहले हिंदी में छपता था और अगली रात से अगले सुबह से वो अंग्रेजी में छपने लगा, वो पढ़ेंगे। एजुकेशन इन इंडिया 1813 का जो इनका आता है एक्ट आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो 1813 में पहली बार इंडिया में एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता है, कि इंडिया में एजुकेशन को कैसे शुरू किया जाए और कैसे इसको बढ़ाया जाए, उसके लिए पैसा दिया जाता है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए से शुरू होता है कि हम इंडिया में एजुकेशन के लिए 1 लाख देते हैं। उसके बाद 1833, उसके बाद में 1857 में जब ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है 1857 के रिवोल्ट के बाद में, उसके बाद धीरे धीरे ये कैसे बढ़ता कैसे एजुकेशन का विकास होता है, कैसे अंग्रेज अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो लॉर्ड मैकाले कहता है कि हम अंग्रेज भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी करेंगे कि वो रंग से तो भारतीय होंगे, लेकिन वो पढ़ाई से या दिमाग से ब्रिटिश हो जाएंगे। तो कैसे वो इस अपने जो आइडियोलॉजी है उसको एजुकेशन के थ्रू थोपते हैं, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद में चौथा टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एंड इकोनॉमी। इसमें हम देखेंगे कि हम जैसे बचपन से सब सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया, अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया, तो कैसे लूट लिया और कितना लूट लिया, वो पढ़ेंगे। और सबसे पहले किसने उजागर किया कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं, इतना पैसा बाहर जा रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने, वो भी पढ़ेंगे। उन्होंने क्या कहा था, आरसी दत्त ने क्या कहा। आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि अंग्रेज कैसे इंडिया की इकोनॉमी उसको तबाह कर रहे हैं और अपने आप को अमीर बना रहे हैं। और इस अर्थव्यवस्था में ये भी पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने जो भारत में जो कल्चर चला आ रहा था, जैसे हथकरघे का कल्चर था, जितना मतलब हस्तकलाएं जितनी थी उनको कैसे खत्म कर दिया, और कैसे उन हाथ से बुने कपड़े की जगह फैक्ट्री से बने कपड़े ने ले ली और वो सस्ता पड़ने लगा। यहाँ से कच्चा माल विदेश जाता था, विदेश से बन के फिर इंडिया में आता था, फिर भी वो इंडिया में बने माल से ज्यादा सस्ता होता था, कैसे होता था वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है 1857 की जो रिवोल्ट था, 1857 की जो क्रांति थी, क्रांति कैसे भड़की। क्रांति एक साल में नहीं भड़कती है कभी भी, कोई भी जब युद्ध होता है, कोई भी किसी से इतना बड़ा जब क्रांति होती है, तो सिर्फ एक रीजन नहीं होता है उसके होने का, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत लंबा इतिहास रहा होता है उसका, उसके बाद वो होती है। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे 1857 की क्रांति जो कहा जाता है कि जो कारतूस थे उनमें सूअर और गाय की चमड़े की जो ऊपर मतलब लपेट दिया था, उसका जो कवर बना था सूअर और गाय की चमड़े का था, वो एक तत्कालिक कारण होता है। उससे पहले कैसे 1857 के रिवोल्ट की जो लंबी हिस्ट्री रहती है उसमें कितने जैसे
पॉलिटिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, जितने फैक्टर रहे होते हैं वो सब उसमें हम पढ़ेंगे। इससे जुड़े जितने क्वेश्चन है वो हम सब साथ साथ देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें कैसे ऑप्शन दिए जाते हैं, एग्जाम में कैसे ऑप्शन में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में जितने जन आंदोलन है और आदिवासी आंदोलन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जन आंदोलन नील विद्रोह जो था, मुंडा विद्रोह था, कोल विद्रोह था, मुंडाओं ने कैसे, मतलब मुंडाओं के युद्ध, मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था उसको उलगुलान कैसे कहा गया, बिरसा मुंडा कौन थे, बिरसा मुंडा कैसे बने, बिरसा मुंडा के साथ साथ और बिरसा मुंडा के अलावा कौन थे जो जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए और जिनको आज हम नहीं देखते, जिनसे जुड़े सवाल बनते हैं वो पढ़ेंगे। और इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे लेंथी टॉपिक, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए कि मॉडर्न इंडिया के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे, संभवतः इसी से आएंगे। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न इंडिया से तो 7 इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएंगे। इंडियन कांग्रेस कैसे बनी 1885 में, कांग्रेस को बनाने वाला अंग्रेज था, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को बनाया भारत में जो होने वाली जो क्रांति थी उसको दबाने के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे, साथ साथ बताते चलेंगे। साथ साथ ये सब चीजें इंटरेस्टिंग लगे, सिर्फ बोरियत ना हो, तो इसलिए मैं नई चीजें साथ साथ बताते चलूंगा। 1857 से लेकर 1947 तक इतना लंबा टाइम पीरियड कवर करेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस कैसे बनी, महात्मा गांधी भारत कब आए, बंगाल विभाजन का जो आंदोलन था वो कैसे बना, वंदे मातरम का नारा लोगों की जबान पे कैसे आया, 1919 में खिलाफत आंदोलन क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन कैसे चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया, कब ले लिया और क्यों ले लिया। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन है, गांधी ने फिर से शुरू किया आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कैसे लंबा चला, कैसे कांग्रेस चाहती थी कि हमें धीरे धीरे जो अंग्रेज हैं वो अपनी सत्ता में हमारी हिस्सेदारी देंगे। उसके बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, इसमें बीच में नेहरू रिपोर्ट आती है, बीच में गोलमेज सम्मेलन होते हैं, पेबल योजना आती है, कैबिनेट मिशन आती है, वो सब भी पढ़ते चलेंगे। 1906 में कैसे मुस्लिम लीग बनी, उसको क्यों बनाया गया, कैसे हिंदू और मुसलमान को बांटने में अंग्रेजों ने जो अपना योगदान दिया, फूट करो और राज डालो की नीति क्या थी। उसके साथ साथ बाद में संविधान का विकास कैसे हुआ, 1909 का जो एक्ट था, 1919 का जो एक्ट था, उनसे जुड़े जितने सवाल है सवाल करते चलेंगे। जितने सवाल हम उसी हिसाब से रखेंगे जो बीए लेवल पे पूछे जाते हैं, लेकिन साथ साथ अब इतना सवाल कि मुस्लिम लीग कब बनी, ये सवाल 1906 में बनी, इसका तो अब ये है कि मुस्लिम लीग 1906 में बन गई, लेकिन मैं ये बताते चलूंगा साथ साथ है कि वो क्यों बनी, कैसे बनी, तो उसमें सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, याद भी रहेगा। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, वो कैसे हुआ 1942 में। उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन कैसे है, लॉर्ड माउंटबेटन ने कैसे भारत और पाकिस्तान को बांट दिया, वो पढ़ेंगे। 1885 से लेकर 1950 तक भारत कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन क्या हुए थे, कौन कौन से बड़े अधिवेशन हुए थे जिनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। जैसे लाहौर, अरे जो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट जो हुआ था, और भारत में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की थी, कब जवाहरलाल नेहरू ने कौन से सेशन में रावी नदी के तट पे झंडा फहराया था, और जो उसके साथ साथ कौन भारत की जो पहली महिला थी वो राष्ट्रीय कौन से अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी, और कौन महिला थी जो सबसे पहले अध्यक्ष बनी थी, क्योंकि सबसे पहली महिला एनी बेसेंट थी। उसके बाद में भारतीय महिला पहली सरोजिनी नायडू को माना जाता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसने अध्यक्षता की थी। उसके बाद में नलिनी सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की थी, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से बड़े अधिवेशन हुए और कौन कौन से अधिवेशन थे जिनमें महिलाओं ने अध्यक्षता की थी, गांधी जी ने कौन से में की थी, नेहरू ने कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और नेहरू ने कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, पटेल ने कितने की थी, वो भी पढ़ते चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कैसे की थी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था कांग्रेस से अलग होके, वो भी पढ़ते चलेंगे। वो भी इंटरेस्टिंग है कि सुभाष चंद्र बोस कैसे अलग हो गए, कैसे गांधी जी उनसे नाराज हो गए, वो किसी और को बनाना चाहते थे लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष वो बन जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कैसे इंडिया छोड़ के यहाँ से भागते हैं, बाहर चले जाते हैं,
वो भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ में बीच में मैं एक टॉपिक ऐड करना मैं भूल गया, इसमें हम जो मुगलों के पतन और स्वतंत्र राज्यों का उदय, ये तो नहीं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे पहले राजा राम मोहन राय का जो सामाजिक सुधार हुए थे, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने कैसे समाज को सुधारा, कैसे पुरानी प्रथाएं, सती प्रथा को उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक से 1829 में बैन करवाया, वो सब भी पढ़ते चलेंगे। उनसे जुड़े जितने सवाल हैं वो भी पढ़ते चलेंगे। तो ये सारा इतना जो था मैंने हिस्ट्री का बता दिया कि हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे और कौन कौन से जितने जुड़े सवाल बनेंगे वो क्या बनेंगे। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा कि जितना बना है, मतलब जितना मैंने बताया कि मैंने जो समझा है वो समझ में आया होगा। और जितने आगे धीरे जितनी भी क्लास लेंगे हम लेते चलेंगे, सब में धीरे धीरे बताते चलेंगे। जितने जुड़े सवाल हैं हम सवाल सारे कवर करते चलेंगे। साथ साथ में जितने नोट्स हैं वो भी मैं आपको देता रहूंगा। इसमें क्लास में जितना बताया जाता है उसको याद करने की कोशिश करिएगा, जितना होगा बना हुआ, जितना आपको पढ़ाया जाएगा, जितने सवाल रहेंगे उसको हम खुद लिख के और पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि कि सवाल साथ साथ में लिखते चलना फिर उनको याद करना, इससे अच्छा है कि हम पीडीएफ देते चलेंगे। जितने जुड़े सवाल होंगे हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने एमसीक्यू सोल्व करेंगे प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी, उतना ही कंफ्यूजन। हम कितना ही अच्छा पढ़ लें, अगर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे एंट्रेंस में हमें सवाल आता होगा फिर भी वो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हम बहुत जल्दी कंफ्यूजन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सवाल करना है, कौन सा सवाल नहीं करना है, उसका सही उत्तर कौन सा है। तो जितने क्वेश्चन बनेंगे सब उनकी सबकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जितने सवाल बनेंगे सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा कि कौन से सवाल हैं और इनको कैसे सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।